नमस्कार दोस्तों, पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में भी हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्न। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि इस वीडियो को, इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखें, एक एक प्रश्न को। जी हाँ दोस्तों, एक एक प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझेंगे और याद करेंगे। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की नई भर्ती परीक्षा के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पीत आतंक से किस देश को संबोधित किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे जापान को, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, पीत आतंक से जापान देश को संबोधित किया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, अंगोरा प्रकार के ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? देखिए दोस्तों, अंगोरा एक प्रकार का ऊन होता है, तो बतानी है कि ये ऊन को किस पशु से प्राप्त किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे खरगोश से, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अंगोरा प्रकार के ऊन को खरगोश से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, महमूद गजनवी की प्रसिद्ध अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था? तो आप लोग याद रखेंगे जाटों के विरुद्ध था, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। महमूद गजनवी की जो प्रसिद्ध अंतिम अभियान था वो जाटों के विरुद्ध में था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, जलीय वातावरण में अधिक फास्फोरस के प्राथमिक प्रभाव को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसे सुपोषण कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जलीय वातावरण में अधिक फास्फोरस के प्राथमिक प्रभाव को क्या कहा जाता है? सुपोषण कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं काम करती हैं। दोस्तों, बतानी है कि जो पत्तों में हम लोग देखते हैं सिराएं, वो दिखाई देने वाली जो सिराएं होती है वो क्या काम करती है? तो आप लोग याद रखेंगे चालन का काम करती हैं, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पत्तों में दिखाई देने वाली जो सिराएं होती हैं वो चालन का काम करती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक सबसे पुराना है? तो आप लोग याद रखेंगे अजंता की गुफाएं, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो अजंता की गुफाएं हैं दोस्तों, वो सबसे पुराना स्मारक है। ऑप्शन सी आप सभी याद रखेंगे, इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों, गोवा के महत्वपूर्ण किलों को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? दोस्तों, प्रश्न को एक बार हम लोग फिर से पढ़ते हैं। प्रश्न है कि गोवा के महत्वपूर्ण किलों को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर का शासक कौन था? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा हरिहर द्वितीय। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी हरिहर द्वितीय वो शासक था दोस्तों जिसने गोवा के महत्वपूर्ण किलों को बहमनियों से छीना था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, राष्ट्रीय किसान दिवस यानी कि नेशनल फार्मर्स डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है कब? तो आप लोग याद रखेंगे प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस यानी कि नेशनल फार्मर्स डे मनाया जाता है 23 दिसंबर को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, हाल ही में मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर कर दिया गया है? बतानिए दोस्तों कि मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का नाम बदल करके हाल ही में किस व्यक्ति के नाम पर किया गया है? तो आप लोग याद रखेंगे बाल ठाकरे, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का नाम बदल करके किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो बाल ठाकरे के नाम पर रखा गया है। आप सभी याद रखेंगे ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अगला है दोस्तों, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किस एक में एकल शास्त्रीय नृत्य होता है? बताइए दोस्तों कि इनमें से किस शास्त्रीय नृत्य में एकल शास्त्रीय नृत्य होता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा मोहिनी अट्टम, यानी कि ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, मोहिनी अट्टम क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य है जो क्या है? एकल शास्त्रीय नृत्य होता है। इसमें आप सभी याद रखेंगे, मोहिनी अट्टम में एकल शास्त्रीय नृत्य होता है। चलिए दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि जो मोहिनी अट्टम है ये किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक है? काष्ठ ईंधन आप लोग को बतानी है दोस्तों कि विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आप सभी याद रखेंगे भारत, यानी कि ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, जो भारत है ये सबसे बड़ा उत्पादक देश है काष्ठ ईंधन का। आप लोग याद रखेंगे। जो दोस्तों लकड़ी होता है, लकड़ी का जो ईंधन होता है जो खाना बनाने में प्रयुक्त होता है, इसमें सबसे अग्रणी देश है कौन सा? भारत। आप लोग याद रखेंगे, ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। बतानी है कि भारत में रहने वाला जो ब्रिटिश नागरिक है ये किसका दावा नहीं कर सकता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। आप सभी याद रखेंगे, ऑप्शन ए में है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर। भारत में रहने वाला जो ब्रिटिश नागरिक है दोस्तों ये दावा नहीं कर सकता कि व्यापार और व्यवसाय के स्वतंत्रता के अधिकार का इसे यह दावा नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दावा दोस्तों आप सभी याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे नरगिस दत्त, यानी कि ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, नरगिस दत्त पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय अभिनेत्री थी। आप सभी याद रखेंगे, क्या नाम है? नरगिस दत्त, ऑप्शन डी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, अगला है राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? बतानी है दोस्तों कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो आप सभी याद रखेंगे, कुल 14 सदस्यों को दोस्तों मनोनीत किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखेंगे, कुल 14 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है, ऑप्शन डी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? दोस्तों बतानी है कि किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जिनॉन गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है, ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिनॉन गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है, ऑप्शन डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, पीवीसी किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? दोस्तों बताने है कि जो पीवीसी होता है ये किसके बहुलीकरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों विनाइल क्लोराइड। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए, पीवीसी विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, सभी मूल आधारीय बलों में सबसे कमजोर बल कौन सा है? दोस्तों बतानी है कि जितने भी मूल आधारीय बल हैं उन बलों में सबसे कमजोर बल कौन सा है? सबसे कमजोर बल, तो आप लोग याद रखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, सभी मूल आधारीय बलों में सबसे जो कमजोर बल है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। और दोस्तों आप लोग एक और पॉइंट याद रखेंगे, जो सबसे कमजोर बल हमने पढ़ा वो पढ़ा गुरुत्वाकर्षण बल, और सबसे मजबूत बल आप लोग याद रखेंगे नाभिकीय बल, जो ऑप्शन डी में है। जी हाँ दोस्तों, अगर पूछे कि सबसे मजबूत बल कौन सा है तो आप लोग बताएंगे नाभिकीय बल, और पूछे कि सबसे कमजोर बल कौन सा है तो आप लोग बताएंगे गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है,
बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? बोलोमीटर, तो आप लोग याद रखेंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण को मापने के लिए बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक समान गति के साथ एक वस्तु, दोस्तों बताने है कि एक समान गति के साथ एक वस्तु क्या हो सकती है? तो दोस्तों त्वरित हो सकती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एक समान गति के साथ एक वस्तु त्वरित हो सकती है। ऑप्शन बी। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? बताने है दोस्तों कि इनमें से कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? तो आप लोग याद रखेंगे कवक यानी कि फंगस। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कवक दोस्तों मुनेरा जगत में शामिल नहीं है। ऑप्शन डी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, मृदा में धान का उत्पादन बढ़ाने वाला मुक्तजीवी जीवाणु है। मृदा अर्थात मिट्टी में, दोस्तों बतानी है कि मिट्टी में धान का उत्पादन बढ़ाने वाला जो मुक्तजीवी जीवाणु है वो क्या है, कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे एनबीना यानी कि ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, एनबीना एक जीवाणु है जो क्या करता है दोस्तों, मृदा में धान का उत्पादन बढ़ाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे मुक्तजीवी जीवाणु है, क्या नाम है? एनबीना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित विस्फोटकों में से किस में नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है? दोस्तों बतानी है कि नहीं पाया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे एमाटोल में यानी कि ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, विस्फोटक बताने हैं कि निम्नलिखित विस्फोटकों में से किस में नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है? तो वो है दोस्तों एमाटोल यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत का कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था? दोस्तों बतानी है कि भारत का कौन सा क्षेत्र है जो प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो आप सभी याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा रुहेलखंड यानी कि ऑप्शन बी जो मध्य प्रदेश में है। जी हाँ दोस्तों, रुहेलखंड को प्राचीन काल में किसके नाम से जाना जाता था? अवंतिका के नाम से। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? मौखरी शासकों की राजधानी, तो आप लोग याद रखेंगे कनौज में यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? सामान्य संतुलन सिद्धांत को, तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा लियोन वालरस ने यानी कि ऑप्शन बी सामान्य संतुलन सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो आप लोग याद रखेंगे लियोन वालरस ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, किस सिख गुरु ने खालसा की शुरुआत की थी? बताइए दोस्तों कि किस सिख गुरु के द्वारा खालसा जो कि एक पंथ है जो सिख धर्म से संबंधित है, बताने कि इस पंथ की शुरुआत किस सिख गुरु ने की थी? तो आप लोग याद रखेंगे गुरु गोविंद सिंह जी ने यानी कि ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने दोस्तों खालसा पंथ की शुरुआत की थी। आप सभी याद रखेंगे ऑप्शन ए में है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, सूर्य से आने वाली किरणों से मुख्यतः कौन सा कर्क रोग होता है? कर्क यानी कि दोस्तों कैंसर। बतानी है कि सूर्य से आने वाली जो किरणों से रोग होता है, कैंसर होता है, वो कैंसर किस अंग को इफेक्ट करता है, यही बतानी है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों त्वचा का कर्क रोग यानी कि ऑप्शन डी में है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर। सूर्य से आने वाली किरणों से दोस्तों त्वचा का कर्क रोग होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे कौन सा कर्क रोग होता है? तो दोस्तों त्वचा का कर्क रोग होता है यानी कि स्किन कैंसर होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है जो को प्रभावित करती है। दोस्तों बतानी है कि एस्टिग्मेटिज्म दोस्तों एक बीमारी है, तो बतानी है कि हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो आप लोग याद रखेंगे आंख को प्रभावित करती है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
एस्टिग्मेटिज्म जो एक बीमारी है हमारी आंखों को प्रभावित करती है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है। बताने दोस्तों कि कार्बन की न्यूनतम मात्रा किस में होती है, तो आप लोग याद रखेंगे पिटवा प्रकार के लोहे में कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। पिटवा लोहा में दोस्तों कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, न्यूनतम होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत का सर्वाधिक वनोच्छादित राज्य कौन सा है, यानी कि दोस्तों बतानी है कि भारत का सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है, तो आप लोग याद रखेंगे मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे अधिक वनों वाला राज्य है कौन सा, तो आप लोग याद रखेंगे मध्य प्रदेश है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है भोजन से प्राप्त ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बतानी है कि जो हम लोग भोजन करते हैं, जो उससे ऊर्जा प्राप्त होती है, उस ऊर्जा को किस यूनिट में मापा जाता है, तो आप सभी याद रखेंगे कैलोरीज में, यानी कि ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैलोरीज इकाई में मापा जाता है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को, इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं, तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए, अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके भी जरूर बताएंगे कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, प्रश्न का लेवल कैसा था, कहीं पर कोई त्रुटि है तो उसका भी आप लोग हमें कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी तरह की क्लास वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।